नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पंजाब केसरी के पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी मुद्दे पर जो इस समय पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बन चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। पर सवाल ये उठता है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन कराना सही होगा? क्या पूरे भारतवर्ष में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना सही होगा या नहीं? वहीं इसको लेकर क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, क्या कुछ नुकसान देखने को मिल सकते हैं, क्या कुछ चुनौतियां सरकार को और जनता को इसको लेकर फेस करनी पड़ सकती हैं? ये सवाल काफी ज्यादा अहम हो जाता है। वहीं आज इस सवाल के सारे जवाब देने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हरीश चोपड़ा सर। स्वागत है आपका सर पंजाब केसरी के पॉडकास्ट में। वहीं आगे बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की, तो सबसे अहम मुद्दा और अहम सवाल तो ये आता है कि क्या लोकतंत्र के नजरिए से देखें तो क्या ये फैसला लेना सही होगा या नहीं। और वहीं बात करें सर, आगे एक बार बात कर लेते हैं कि ये नया मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पहले से चलता आ रहा है। वहीं बात करें सर वन नेशन वन इलेक्शन की, तो पिछले साल की बात करें तो साल 2023 में 2 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बिठाई गई थी और इसमें एक रिपोर्ट पेश की गई थी। वहीं इस साल की शुरुआत में इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने भी पेश किया गया और ये 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई। वहीं यहाँ पे कहा गया था कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ सामने आ रहा है। इससे पहले भी आज़ादी के बाद 1951, 1952, 1957 बल्कि 1967 में भी ऐसा हो चुका है जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक समय पर एक साथ इस देश में हो चुके हैं। हालांकि 68 के बाद से कई कारणों की वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन इससे पहले भी ये हो चुका है। तो इसको लेकर आपका क्या मानना है कि क्या अब ये दोबारा रिपोर्ट पेश की गई है? हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में इसको पेश किया जाएगा। तो आपका क्या कुछ कहना है इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस मुद्दे पर आगे बढ़ने के संकेत तो पहले ही दे दिए थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो समिति ने सिफारिशें पेश की है, उसमें खास बात यह है कि ऐसा कैसे संभव होगा, उसका फार्मूला क्या है जी। पहले मैं फार्मूले का उल्लेख करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि लोकसभा और विधानसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। हमारे यहाँ क्या होता है, साल भर लोकतंत्र के उत्सव चलते रहते हैं जी। कभी विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, कभी स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, कभी पंचायतों के चुनाव होते हैं। उसका एक फार्मूला ये है कि मान लीजिए इस जो सिफारिशों का लक्ष्य रखा गया है उसे 2029 के चुनावों में लागू करना है। इन बिटवीन 2024 से लेकर के 2029 के बीच जी। जिन राज्यों विधानसभाओं के चुनाव होने हैं उनका क्या होगा। 2027 के चुनाव पेंडिंग हैं जी। किसी जगह 2025 के चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव अब हो रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो चुनाव हैं उनको तो 2029 तक लगभग 5 साल का कार्यकाल मिलेगा जी। जो इसके बाद में चुनाव होने हैं उनका कार्यकाल कितना रहेगा? कभी 2 का, कभी 1 साल का, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। उसमें क्या है कि 2027 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होगा और अगर 2028 में बहुत कम समय रह जाएगा, मतलब जिन जिन राज्यों के चुनाव होने हैं। लेकिन इन बिटवीन अगर कोई राज्य सरकार सदन में बहुमत खो देती है, अक्सर लोकतंत्र में ऐसा होता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देख लीजिए, वहाँ पता ही नहीं चलता कि सत्ता में कौन है और विपक्ष में कौन है। कभी समूचा विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के साथ हो जाता है, कभी सत्ता पक्ष जो है वो छोटे राज्यों की बात करता हूँ। अब ये मुद्दा तो चलो, एक फार्मूला तो ये है। दूसरा ये है कि जब लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएं तो उसके 100 दिन के भीतर जो हैं वो नगर निगमों के, पंचायतों के, स्थानीय निकायों के चुनाव जो लोकल बॉडी से करवाते हैं। लोकल बॉडीज के चुनाव में उनका जो दायित्व है वो राज्य सरकारों का होता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों का जो दायित्व है वो चुनाव आयोग निभाता है। अब क्या एक राज्य जो 2 साल के लिए जो सिर्फ
सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगा, क्या वो इस पूरी कवायद को स्वीकार करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इसके लिए 2 अमेंडमेंट बिल लाए जाएंगे। पहला अमेंडमेंट बिल तो ये है कि वो केंद्र सरकार को ये अधिकार देगा कि वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करने के लिए प्रक्रिया को लागू करे। और दूसरा जो अमेंडमेंट बिल होगा वो होगा कि राज्य सरकारें जो हैं वो चुनाव होने के बाद 100 दिन के भीतर निकायों के चुनाव कराएं। अब इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लगभग छोटे मोटे 15 बड़े संशोधन करने हैं। संविधान संशोधन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और कानून में संशोधन होते रहे हैं, संविधान में भी होते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल जो इसमें आता है कि क्या संविधान संशोधन के लिए भाजपा की जो सत्तारूढ़, जिसे आप एनडीए कहते हैं, गठबंधन जो है, क्या उसकी राह जो है वो सहज है या नहीं? आगे बात करें तो बीजेपी को किस कठिन रास्तों पर चलना पड़ सकता है इसको लेकर? क्या कुछ कठिनाइयां बीजेपी को फेस करनी पड़ सकती? देखिए, जितना ये सहज बोलने में लगता है एक राष्ट्र एक चुनाव, उतना मार्ग जो है वो सहज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार को लोकसभा में संविधान संशोधन पारित कराने के लिए 362 वोट की जरूरत है, जबकि राज्यसभा में उसको 163 वोट की जरूरत है। अब ये स्पष्ट है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर गठबंधन, अपने बलबूते पर जो है वो बहुमत नहीं है। जो सरकार बनी है वो एनडीए के घटक दलों को मिलाकर बनी है। अब क्या वो सरकार जो है वो 362 का आंकड़ा प्राप्त कर लेगी सदन में, या फिर उसे राज्यसभा में 163 वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये तभी हो सकता है जब लगभग सभी दल जो हैं वो इस मुद्दे पर सहमत हों। लेकिन इस मुद्दे पर व्यापक मतभेद जो है वो सामने आ रहे हैं। जी, वही एनडीए का रुख देखें इस दौरान तो क्या कुछ हो सकता है? एनडीए किस तरफ रुख करेगी अगर पूरे पार्टीज को? देखिए, एनडीए के जो घटक दल हैं वो निश्चित रूप से इस बिल के, इस संविधान संशोधन के समर्थन में होंगे, लेकिन कुछ बिंदुओं पर वो भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अब एक बात देखने वाली है कि अब जो सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि इसके पॉजिटिव भी पहलू हैं, इनके नेगेटिव भी पहलू हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि आंध्र और उड़ीसा के विधानसभाओं के चुनाव हमेशा ही लगभग वो लोकसभा चुनावों के साथ होते हैं। उन्होंने तो कभी कोई आपत्ति नहीं की, तो विपक्ष को आपत्ति क्या है? सबसे बड़ी बात यह है। अब मुझे लगता है कि हमें पहले इसके सकारात्मक पहलुओं की चर्चा करनी चाहिए कि इस संविधान संशोधन में, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या क्या है। जी, बात करें फायदे की तो सबसे पहला फायदा तो ये बताया जाता है कि खर्चा जो है, आर्थिक स्थिति इसको लेकर काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि इस पे खर्चा बहुत कम आएगा। आप बार बार चुनाव करा रहे हैं, कभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कभी हरियाणा में हो रहे हैं, तो इसको लेकर काफी खर्चा देखने को मिलता है। वही खर्चे की बात करें तो टॉप 4 कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहला भारत ही आता है, और भारत का 2024 का चुनाव सबसे महंगा साबित हुआ है, जिसका खर्च 1 लाख करोड़ रुपए का है। उसके बाद 2019 का जो चुनाव है उसका भी 55,000 से लेकर 60,000 करोड़ तक का खर्चा आया है। वहीं आगे बात करें बाकी कंट्रीज की तो उसके बाद यूएसए है। यूएसए का 2020 का चुनाव, यूएसए का 2018 का चुनाव, ब्राजील का 2018 का चुनाव, ये सब है। लेकिन इसमें सबसे महंगा जो इलेक्शन का खर्चा आया है वो भारत का 2024 का लोकसभा चुनाव का है। तो माना जाता है सबसे फायदे देखें तो खर्चा बचेगा, कि हमारा जितना भी खर्च आएगा इलेक्शंस पे, बार बार इलेक्शन कराने में बहुत खर्च पड़ता है, तो वो बहुत बचेगा। उसके बाद दूसरे फायदों की बात करें तो सुरक्षा बलों पर काफी ज्यादा बोझ पड़ जाता है। इस दौरान क्या होता है, स्थानीय पुलिस होती है, उसके साथ सुरक्षा बलों और जवानों की ड्यूटीज लगा दी जाती है। तो ये बार बार इलेक्शन कराने की वजह से जो स्थानीय पुलिस के साथ जो जवानों की ड्यूटी होती है उन पे काफी कम बोझ पड़ेगा। और बाकी बात करें सर 2 फायदों के साथ नुकसान की कुछ, तो वो आप बताइए। नहीं, एक पॉइंट मैं आपके फायदों में मैं और पॉइंट्स बताऊंगी। फायदों में
कि जिस तरह से चुनावों से पहले 2-3 महीने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता आदर्श आचार चुनाव संहिता लग जाती है, सारे विकास कार्य ठप हो जाते हैं, कोई काम राज्य सरकारें नहीं होती। तो ये लगभग ये प्रक्रिया सभी राज्यों में अपनाई जाती है। जैसे ही चुनाव आयोग जो है वो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है तो सारे विकास कार्य ठप हो जाते हैं। एक तरह से मतलब सभी लोग एक आम परसेप्शन ये है कि चुनावों के बाद ही अब काम होंगे, पहले नहीं होंगे। तो ऐसे तो कहीं तो बार बार चुनाव हो रहे हैं, कभी हरियाणा में हो रहे हैं, अभी जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, कभी राजस्थान में हो रहे हैं, अभी दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं। तो इस तरह से विकास कार्य रुकते जाते हैं, तो ये विकास कार्यों की प्रगति के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि विपक्षी दल इसे लेकर किन किन बातों पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और उनकी धारणा इस बारे में क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं और राज्य विधानसभा चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं। राज्यों की जनता अपनी अपनी सरकारों के जो कारगुजारी है उनको देख करके वोट डालती है। और लोकसभा में क्योंकि बहुत बड़े इशू होते हैं, उसमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय हितों का मुद्दा होता है, राष्ट्रीय हित होते हैं, उनमें सिक्योरिटी भी होता है, बहुत सारे मुद्दे, टेररिज्म भी होता है। तो उसे व्यापक दृष्टि से देखते हुए जो लोग हैं वो मतदान करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, ये सब मुद्दे तो सामान्य हैं। परसेप्शन ये है कि जब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तो वोटिंग का पैटर्न बदल जाएगा। लोगों की एक मानसिकता बदलने वाली बात है कि लोग कहेंगे जिसकी सेंटर में सरकार होगी उन्हीं की सरकार राज्य विधानसभा में तभी काम काज होंगे, तभी आपको नुकसानदायक नहीं हो जाएगा। लोकतंत्र के हिसाब से देखें तो अगर मोदी की लहर चल रही है, मान लीजिए बीजेपी की लहर चल रही है देश दुनिया में, अगर आप चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म करना है, आपका मुद्दा है कि टेररिज्म खत्म करना है, हमने बीजेपी को वोट डाल दिया केंद्र सरकार के, तो फिर हम दिल्ली में भी क्यों केंद्र सरकार की तरह ही बीजेपी को वोट दे देंगे? तो ये तो फिर एक ही लहर की सरकार चलती रहेगी, तो लोकतंत्र का क्या होगा फिर? ये मुद्दा तभी महत्वपूर्ण है ना। ये परसेप्शन की बात है कि लोगों की विचारधारा ही बदल जाए। कि अब एक सर्वे आया था, मैं आपको बता दूं कि जब लोकसभा चुनावों के लगभग 6 महीने बाद अगर राज्य विधानसभा चुनाव होते हैं तो लोग जो मतदाता है उनका झुकाव उसी की तरफ होता है, उसी पार्टी की तरफ होता है जिसकी केंद्र में सरकार होती है। अगर सर्वे के दूसरा निष्कर्ष ये भी था कि अगर 6 महीने के बाद चुनाव होते हैं तो लोगों का रुख बदल भी जाता है। जैसा आपने देखा कि मोदी की आंधी के दौरान भी पंजाब का जो जनादेश था वो भारतीय जनता पार्टी और उनके खिलाफ था। या अब दिल्ली ने विजय रथ रोक दिया उस जमाने में जब पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। अब सवाल यह है कि ये बात तो सही है कि मतदाता की विचारधारा को प्रभावित होने की इसमें आशंका रहती है, वोटिंग का पैटर्न बदलने की आशंका रहती है, लेकिन ये भी परसेप्शन है कि कई बार लोग जो हैं वो सेंटर में किसी और राजनीतिक दल को पसंद करते हैं, जबकि विधानसभा के चुनावों में किसी और पार्टी की सरकार चाहते हैं। इसका उदाहरण बहुत सारे राज्यों में मिलता रहा है हमें। और अब सवाल यह है कि अगर एक ही पार्टी की सरकारें सेंटर और राज्य विधानसभाओं में होंगी तो उनकी निरंकुशता बढ़ेगी, मनमानी बढ़ जाएगी। अब ये तो जैसे राजशाही का राज हो गया, या जैसे हम निरंकुश शासन की बात करें तो इसमें वोटिंग का पैटर्न भी बदलने की संभावना है, मतदाता की मानसिकता बदलने की संभावना है। और उसमें ये होता है कि एक ही पार्टी की सरकार होगी, ठीक है कि डबल इंजन की सरकारें कामकाज को लेकर के बहुत सारे दावे करती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोकतंत्र के निरंकुश होने का खतरा भी पैदा हो जाता है, जो लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है। जी, वहीं एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो 2019 में दिल्ली में चुनाव हुए थे जिसमें पूर्ण बहुमत से बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए चुना गया था। वहीं 2020 में ही जब चुनाव हुए थे, दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताया गया था। तो वहीं देखा जाए तो इसी तरह 1 साल के अंतर में लोगों का जो पैटर्न है वोटिंग का वो ज़्यादा चेंज था, क्योंकि उन्हें केंद्र में कोई और सरकार चाहिए थी और यहाँ दिल्ली में कोई और सरकार चाहिए थी राज्य में।
तो ये इसको लेकर काफी दिक्कत हुई कि लोगों का इससे ऑप्शंस नहीं छिन जाएंगे लोगों का, अगर हमें अभी भी अलग पार्टीज चाहिए तो क्या लोगों के नहीं, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अब उड़ीसा में चुनाव होते रहे, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, लेकिन इस पिछले चुनावों को छोड़ के इस बार वहाँ उड़ीसा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इससे पहले के चुनावों में हमेशा बीजू जनता दल की सरकार बनती थी। तो ये मतदाताओं पर निर्भर करता है कि वो किस ढंग से सोचते हैं। लेकिन जहाँ तक वोटिंग पैटर्न का सवाल है, अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का खतरा है, ज़रूर है कि मतदाता एक आम धारणा लेके चलता है, चलो केंद्र में इसकी सरकार है तो राज्य भी इसकी सरकार बना दीजिए। ये सबसे बड़ा खतरा है। वहीं बात करें, केरल ऐसा पहला राज्य बना था जहां राज्य सरकार बर्खास्त हो गई। वहीं 1957 के आम चुनाव की बात करें, जहां दोनों चुनाव एक साथ कराए गए थे, वहां पे जो केरल में सबसे पहला झटका कांग्रेस को लगा था। आज़ादी के 10 साल बाद पहला बार झटका लगा था जब वहां उनकी सरकार नहीं बनी। तो वो किस्से के बारे में? आज़ादी के बाद किसी राज्य में और केरल में वामपंथी सरकार का आना से कांग्रेस को बहुत बड़ा उस समय अपने ज़माने में आघात था। और जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य वहाँ पर बदला, और केरल आज भी ऐसा राज्य है जहाँ आज भी वामपंथ का प्रभाव है। मैं आपको बता दूँ, केरल में जी माना जाता है अभी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी प्रयास कर रही है कि किसी तरह से वहाँ केरल में भगवा लहराए। बहुत मेहनत भी कर रहे हैं कार्यकर्ता, लेकिन अभी तक कोई खास प्रतिफल जो है वो सामने नहीं आया। तो इसी तरह से 1967 में जब तक एक राष्ट्र में एक साथ चुनाव होते रहे हैं, तो उस वक्त का जो राजनीतिक परिदृश्य था, मैं आपको बता दूं, वो इस कदर तेजी से घटनाक्रम में बदला। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की जो है नेतृत्व वाली दो फाड़ हो गई थी, उन्होंने अपनी कांग्रेस बना ली थी। दक्षिण भारत के कुछ लोग थे, सिंडिकेट था जो उनका विरोध कर रहा था, उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन उन्होंने अब जब सरकारें गिरी और अलग अलग सरकारें हुई, तो वो चुनावी परिदृश्य इतना जटिल हो गया कि विधानसभाओं के चुनाव जो है वो अलग करने पड़े। तो ऐसा लोकतंत्र में होता रहता है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब मतदाताओं को, जब वोटर्स को स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से वोट डालने का अवसर मिले। अगर आप मतदाताओं को किसी खास विचारधारा से बांधेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। एक सबसे बड़ा और भी सवाल है कि जो अमेंडमेंट बिल लोकसभा में जो पारित कराना या राज्यसभा में पारित कराना, वो एक अलग चैप्टर है। राज्य विधानसभा, कम से कम 15 राज्य विधानसभाओं द्वारा अमेंडमेंट बिल पास होना चाहिए, तब ये कानून लागू होगा। अब एक राष्ट्र एक चुनाव का रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन ये तभी संभव है जब एक आम सहमति बने। जी, वही मैं पूछना चाहती थी आपसे कि क्या आम सहमति हो पाएगी इसको लेकर, क्योंकि बिना आम सहमति के बिल शायद ही पास हो पाए। जी, देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, और उसी तरह हर कानून के भी दो पहलू होते हैं। उसका एक पॉजिटिव पक्ष होता है, नकारात्मक पक्ष होता है। लेकिन अगर लोकतंत्र को जीवंत बनाना है तो संविधान संशोधन जो है वो होते रहें, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस पर एक लंबा राष्ट्रीय व्यापी बहस होनी चाहिए, चिंतन मंथन होना चाहिए, बहुत ही सूक्ष्मता से जो बिल के प्रावधान हैं उनको अध्ययन किया जाए, उन पर लोकसभा में बड़ी ही हेल्दी चर्चा हो। पुराने ज़माने में जब हम अटल जी को, अरुण जेटली जी को, सुषमा स्वराज जी को, या बहुत अगर पुरानी बात कर लें 1970-80 के दशक में, तो बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता थे जिनकी एक एक शब्द सुनने के लिए लोग बिल्कुल ठिठक जाते थे। हमने वह दौर भी देखा है कि जब अटल जी बोलते थे तो संसद की जो प्रसारण है उसको देखने के लिए लोग टीवी के सामने बैठा करते थे। आज वो मुझे स्तर जो है वो नज़र नहीं आता। बेहतर होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर सभी विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल के सभी जो घटक हैं एनडीए के, वो मिल बैठ के विचार करें और सभी पहलुओं पर विचार करें जी। तभी ये संभव हो पाएगा। अन्यथा एक राष्ट्र एक चुनाव का जो रास्ता है वो इतना
आसान नहीं है। जी, तो हमने अभी जाना है इस खास पेशकश में कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, क्या कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के तमाम हर भारत के ज़रूरी मुद्दे की जानकारी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ punjabkesari.com पर।